हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम बेंजामिन ग्रैहम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को स्टडी करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सारी बेंजामिन ग्रैहम के द्वारा दी गई जो भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है उसको स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, तो आने वाली वीडियोस में आपको ऑल मास्टर्स की जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ थी वो मिलेंगी, लाइक वॉरेन बुफे की भी, पीटर लिंच की भी, और जितने भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ है वो हम सारी स्टडी करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने क्लास ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की टॉपिक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्ट्रैटेजी हैव बीन propounded बाय वेरियस ग्रेट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो काफ़ी लोगों ने काफ़ी ग्रेट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स ने दी हैं टाइम टू टाइम। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ऑफर करती है सिंप्लिसिटी टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ताकि एक इन्वेस्टर जो है वो आसानी से डिसीजन ले पाए। तो द स्ट्रैटेजी propounded बाय सम ग्रेट एक्सपर्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड हेयर। नंबर 1 आती है हमारी बेंजामिन ग्रैहम की। तो बेंजामिन ग्रैहम ने जो स्ट्रैटेजी दी है, तो एक वॉज अ वैल्यू इन्वेस्टर बोला गया है था, इनको जाता था। ही डेवलप्ड द वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन द ईयर 1920। तो इन्होंने एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करी थी। कब करी थी? 1920 में करी थी। तो बेंजामिन ग्रैहम को फादर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस और वैल्यू इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बेंजामिन ग्रैहम को फादर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। He has clearly described his investment related ideas and methods in his book। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी मेथड्स, जितने भी आइडियाज़ हैं, उनको साफ साफ डिस्क्राइब किया है, क्लियरली डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में। कौन सी बुक है उनकी? सिक्योरिटी एनालिसिस बुक है, जो आई थी 1934 में। और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उनकी बुक आई थी कब? 1949 में। तो 2 बुक्स उन्होंने बनाई थी, मतलब लिखी थी, और उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज़ इन दोनों बुक्स में लिखे थे। पहली बुक सिक्योरिटी एनालिसिस 1934 में आई, दूसरी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स 1949 में आई। तो ही हैज़ क्लियरली रिटन इन हिज बुक दैट बोथ द प्रोफेशनल एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर्स आर देयर ग्रेटेस्ट एनिमी। तो इन्होंने बोला है, उन्होंने क्लियरली अपनी बुक में लिखा है कि दोनों, कौन दोनों? प्रोफेशनल एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ग्रेटेस्ट एनिमी है, मतलब दुश्मन है किसके? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। तो अब ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि दे टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। क्योंकि ये जो है ना, ये प्रोफेशनल और रिटेल इन्वेस्टर है ना, ये अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं ये आइडियाज़ और इमेजिनेशंस के बेस पर लेते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इनको क्या बोला है? ग्रेटेस्ट एनिमीज बोला है, दुश्मन बोला है एक तरीके से। तो सच डिसीजन अपीयर टू बी रैशनल टू देम, मतलब वो जो ये आइडियाज़ और इमेजिनेशन के बेस पे जो डिसीज़न लेते थे ना, वो ये सोचते थे कि ये जो डिसीज़न है ये उनके लिए लॉजिकल है, रेशनल है, मतलब उनको सही मानते थे। कौन? प्रोफेशनल और रिटेल इन्वेस्टर। तो जनरली द इन्वेस्टर बाय द सिक्योरिटी एट हाई प्राइजेस। जनरली उन्होंने बोला कि इन्वेस्टर जो है ना, हाई प्राइजेस पर सिक्योरिटीज़ को बाय करता है और सेल कब करता है? लो प्राइस पर, जो कि रॉन्ग है, गलत है, राइट? तो अब बेंजामिन ग्रैहम के अकॉर्डिंग द प्रोफेशनल इन्वेस्टर हु ऑल्सो फंक्शन एज अ गाइड टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जिसका काम जो ये भी काम करता है, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी गाइड करने का काम करता है, मस्ट पे मोर अटेंशन, उसको जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन एक्टिविटीज़ के लिए जो एफिशिएंट हो।
तो जनरली सच एक्टिविटी ऑफर फेवरेबल आउटकम, क्यों? क्योंकि वही एफिशिएंट एक्टिविटीज़ ही इन्वेस्टमेंट फेवरेबल आउटकम देंगी, यानी कि जो एक इन्वेस्टर चाहता है। तो बेंजामिन ग्रैहम का जो ओपिनियन था क्या था, दैट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज नॉट अ थियोरिटिकल आइडियल। इन्होंने बोला बेंजामिन ग्राहम का जो ओपिनियन था वो ये था कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो एडवाइस है वो क्या है, उन्होंने कहा कि ये थियोरिटिकल नहीं है, ये क्या है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल बिहेवियर। उन्होंने कहा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस थियोरिटिकल नहीं है, वो क्या है, साइकोलॉजिकल है। तो अब मेन ऑब्जेक्टिव था वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का, वो डेवलप किया बेंजामिन ग्रैहम ने। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, इज टू आइडेंटिफाई दोज सिक्योरिटीज हुज वैल्यू डज नॉट राइज, यानी कि अनएप्रिशिएटेड स्टॉक। तो बेंजामिन ग्राहम की जो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी, इनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि उन सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करो, मतलब उन सिक्योरिटीज़ को पहचानो जिनकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, यानी कि अनएप्रिशिएटेड स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, और साथ में as well as to obtain the undervalued stock by identifying them। और साथ में जो है जो स्टॉक अंडरवैल्यूड स्टॉक कौन सी होती हैं, जिनका प्राइस कम होता है, उनको भी आइडेंटिफाई करो। मतलब होना उनका थोड़ा ज़्यादा चाहिए, बट उनको कहते हैं ना अंडर वैल्यूड है वो। तो सच अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस बेंचमार्क्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप एक बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ये पता करोगे, आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके चलोगे, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कंपैरिजन करोगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है। तो अब मेनली ना 7 बेंचमार्क्स, 7 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेंजामिन ग्रैहम ने बताए हैं। तो अब हम उनको पढ़ेंगे। तो नंबर 1 उन्होंने क्या बोला, पहला जो बेंचमार्क है कि इन्वेस्टर शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन दी सिक्योरिटी हैविंग एवरेज बेटर क्वालिटी, कि इन्वेस्टर को ना उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिन सिक्योरिटीज़ में हैविंग एवरेज बेटर क्वालिटी, उनमें एवरेज से ज़्यादा थोड़ी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उन सिक्योरिटीज़ की, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी हैविंग द बेस्ट क्वालिटी। तो नंबर 1 पॉइंट यही है, बेंजामिन ग्रैहम ने जो बेंचमार्क दिया है सिक्योरिटी सिलेक्ट करने का, वो ये दिया है कि आपको ना बेस्ट क्वालिटी वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको उन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है जो एवरेज अबव हो, ठीक है, एवरेज वाली एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो एवरेज जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनकी जितनी भी वो एवरेज में जो बेटर क्वालिटी स्टॉक है ना, आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो एज पर द एडवाइस ऑफ बेंजामिन ग्रैहम द स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग ये जो है अमेरिका यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है स्टॉक। तो इनके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म मस्ट बी यूज बाय द इन्वेस्टर, और जनरली द क्रेडिट सिस्टम हैज़ अ रेटिंग फ्रॉम D to A+। तो बेसिकली क्रेडिट सिस्टम की हम उन सिक्योरिटीज़ को देखेंगे जिनकी स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग क्या है। एक सेकेंड। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर बेंजामिन ग्रैहम के एडवाइस के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग मैकेनिज्म है वो यूज़ करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या रेटिंग है बेसिकली, और जनरली मतलब उस स्टॉक की। तो जनरली जो क्रेडिट सिस्टम की रेटिंग होती है वो होती है D to A+, ठीक है। तो अब सिक्योरिटी हैविंग द B+, जिन सिक्योरिटी को B+ की रेटिंग दी हुई है ना, उसको सिलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टर के द्वारा। पहला बेंचमार्क ये है, हमें याद रखना है कि बेंजामिन ग्रैहम की एडवाइस के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो एवरेज अबव क्वालिटी बेटर क्वालिटी वाली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
और जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग मैकेनिज्म को यूज़ किया जाना चाहिए, और जनरली जो रेटिंग होता है वो D to A+ होता है, और बेंजामिन ग्राहम ने क्या बोला है कि B+ वाली रेटिंग को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सच सिक्योरिटी आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग अ बेटर डिविडेंड रेट। तो बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग ये वाली सिक्योरिटी बेटर डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर बेंचमार्क दैट इज गिवन बाय बेंजामिन ग्राहम। तो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय ग्राहम, द एन इन्वेस्टर मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट इन दोज कंपनीज विच हैव देयर टोटल डेट टू टोटल करंट असेट रेशो बिलो 110। तो अब यहाँ पे बोला है उन्होंने कि एक इन्वेस्टर को उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए जिनका जो है टोटल डेट टू टोटल करंट असेट का जो रेशो है वो 1.10 से नीचे होना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला है कि इट इज़ अ फैक्ट टू बी टेकन इन टू अकाउंट अंडर द वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो ये देखा गया है वैल्यू इन्वेस्टमेंट में कि कंपनी शुड हैव अ लो डेट बर्डन, कि एक ना कंपनी के ऊपर ना बर्डन जो उधार का बर्डन है, डेट बर्डन जो है ना वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फ़ायदा होगा, मान लो एक कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सारा पैसा मतलब ज़्यादातर पैसा तो उनका उधार में ही चला जाएगा। तो इसीलिए बेंजामिन ग्राहम ने एडवाइस दिया कि आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए जिनका डेट रेशो जो है ना वो कम होना चाहिए, मतलब लो डेट बर्डन होना चाहिए। तो अब द टोटल debt to total current asset can be calculated on the basis of S&P rating, value line and data received through other services। ठीक है, तो दूसरा फैक्ट आपको पता चल गया कि लो डेट बर्डन वाली कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और साथ में जो ये रेशो है ना वो 1.10 के बिलो होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट अनदर बेंचमार्क दैट इज गिवन बाय बेंजामिन ग्राहम। तो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड बाय एन इन्वेस्टर इन सच अ कंपनी विच हैज़ इट्स करंट एसेट रेशो की बात की गई है 1.50 और अबव इट। तो 1.50 से अबव होना चाहिए। तो इट इज़ अ कॉमन रेशो विच रिवील, ये बहुत ही कॉमन रेशो है जो ये बताती है सिचुएशन बताती है इकोनॉमिक डेक्लाइन की, और द company will have so much wealth and current asset that it will be able to make। कुल मिला के थर्ड बेंचमार्क ये बोलता है कि एक कंपनी की करंट एसेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब क्योंकि अगर एक कंपनी की करंट एसेट्स की संख्या ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि वो इन्वेस्टर को अच्छी खासी पेमेंट देगी कंपनी। तो ये थर्ड बेंचमार्क था। लेट्स टॉक अबाउट अनदर बेंचमार्क दैट इज़ कि वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट एन इन्वेस्टर मस्ट पे अटेंशन टू दी फैक्ट कि जब एक इन्वेस्टर ना इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ध्यान देना चाहिए किस बात पर कि व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द रिवेन्यू, कि ग्रोथ रेट रिवेन्यू क्या है कंपनी का, मतलब कंपनी कितने रेट से जो है ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रही है इन लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि लास्ट के 5 ईयर्स में एक कंपनी का ग्रोथ रेट क्या रहा है ये देखना। तो एंड इफ़ अ कंपनी हैड टू फेस लॉस इन एनी ईयर, अगर किसी कंपनी ने लॉस भी देखा है तो इन्वेस्टर को उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट अनदर बेंचमार्क। तो एन इन्वेस्टर मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ दोज कंपनी विच हैव देयर प्राइस अर्निंग रेशो एट 9.0 और बिलो इट। अब इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टर को उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो 9.0 या फिर उससे कम होना चाहिए। तो हियर द प्राइस एंड अर्निंग रेफर टू पर शेयर प्राइस। तो पर शेयर प्राइस की बात की गई है और अर्निंग की बात की गई है, पर शेयर प्राइस और अर्निंग की बात की गई है। तो इन्होंने कहा है 9 या 9 से कम होना चाहिए। तो इन्वेस्टर शुड ऑप्ट फॉर द कंपनी हैविंग अ लो प्राइस अर्निंग रेशो। तो इन्वेस्टर को वही लेना चाहिए जिस लो प्राइस अर्निंग रेशो वाली कंपनी में ही जो है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद एन इन्वेस्टर शुड ऑल्सो कंसीडर द प्राइस बुक वैल्यू रेशो। तो अब प्राइस बुक वैल्यू रेशो को भी कंसीडर करने की बात की गई है यहाँ पे। तो प्राइस बुक वैल्यू रेशो से आप क्या समझते हैं,
रेशो ऑफ द करंट प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी और उसकी बुक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू एक जो थी वो थी 10, लेकिन आज जो है उसकी मार्केट वैल्यू करंट प्राइस जो है वो 15 है। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो अब ये भी ध्यान में रखना चाहिए। मान लो बुक वैल्यू थी 10, लेकिन आज उसकी वैल्यू है 8। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि प्राइस बुक वैल्यू रेशो कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द करंट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बाय बुक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो अब ये देखना चाहिए। तो बुक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी प्रूव्स टू बी वेरी हेल्पफुल होती है ये। इससे आपको पता लग जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में कंपनी की। तो इन्होंने बोला है पीवी कि प्राइस बुक वैल्यू रेशो जो है वो 1.20 से भी कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनदर बेंचमार्क आता है हमारा, an investor should make investment in the securities of those company which are making regular payment of dividend in the present time। इन भाई इस उन सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करो, उन कंपनीज में भी की सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो रेगुलर डिविडेंड जो है प्रेजेंट टाइम में पे कर रही हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो व्हेन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी फॉल बट इवन देन if it is making payment of dividend, then a rise in the price of the security of such a company can be expected। यहाँ पे एक बात बोली गई है कि मान लो कि सिक्योरिटी का प्राइस गिर भी जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन अगर वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है फिर भी, तो देन अ राइज इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ सच अ कंपनी कैन बी एक्सपेक्टेड। इससे ये देखो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि अगर एक कंपनी का भले ही सिक्योरिटी प्राइस गिर रहा है बट वो डिविडेंड की पेमेंट कर रही है, तो इट मीन्स कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सिक्योरिटीज़ का प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इन्वेस्टर वहीं अट्रैक्ट होगा ना जहाँ जो कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो जितने ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा उस स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट होएगी और प्राइस भी बढ़ेगा, राइट? तो एन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय इन्वेस्टर इन सच कंपनी, कि वो कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड की पेमेंट दे रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर। अच्छा, हमारे अब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ बात बोली गई है वो हम पढ़ लेते हैं और फिर अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव गिवन बेंचमार्क गिवन बाय ग्राहम, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड एंड इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी। तो अभी हमने सारे बेंचमार्क्स पढ़े जो कि बेंजामिन ग्राहम के द्वारा दिए गए। तो अब मेन सेंट्रल पॉइंट क्या आता है कि रिस्क टेंडेंसी का, इन्वेस्टर की रिस्क टेंडेंसी का। तो ग्राहम के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो मैनेजर विल हैव टू एंश्योर द एम्पेरिकल इंक्वायरी एज वेल एज इक्विलिब्रियम, कि ग्राहम के अनुसार जो पोर्टफोलियो मैनेजर को ये इंश्योर करना चाहिए कि एम्पेरिकल इंक्वायरी भी करनी चाहिए और इक्विलिब्रियम्स को भी देखना चाहिए, ताकि जो है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो पाए पोर्टफोलियो और प्लान। एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो और प्लान को जो है उसमें जो भी एक इन्वेस्टर चाहता है उसका पोर्टफोलियो उस हिसाब से बनना चाहिए। तो दिस कंसेप्ट ऑफ ग्राहम इज़ द मैक्रो पॉइंट ऑफ द सिक्योरिटी लिमिट। तो ये जो कंसेप्ट है ग्राहम का वो एक तरीके का मैक्रो पॉइंट है और उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट इन द लो प्राइस सिक्योरिटी इज़ मोर प्रॉफिटेबल। उनके अनुसार कि कोई सिक्योरिटी का प्राइस लो है तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू हाई प्राइस सिक्योरिटी। तो अब कंक्लूसिव इवैल्यूएशन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ ग्राहम कैन बी प्रेजेंटेड अंडर द फॉलोइंग 2 इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट। अब 2 इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट दिए हैं जिसमें हमें ग्राहम की स्ट्रेटजी को प्रेजेंट किया है। तो वो 2 कंसेप्ट क्या हैं? नंबर 1 है ए स्टॉक मस्ट बी परचेज बाय एन इन्वेस्टर एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नेट करंट एसेट वैल्यू। तो एक स्टॉक का जो मतलब बोला है कि एक स्टॉक मस्ट बी परचेज्ड बाय एन इन्वेस्टर एट ए प्राइस लोअर देन इट्स नेट करंट एसेट वैल्यू, कि इन्वेस्टर को उसी स्टॉक को परचेज करना चाहिए जिसका प्राइस कम है उसकी नेट करंट एसेट वैल्यू से। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, मिनिमम 30 स्टॉक मस्ट बी इंक्लूडेड इन दी पोर्टफोलियो। तो बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग आपको 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए
और सो दैट द स्पेसिफाइड अर्निंग रेशो एंड डेट इक्विटी रेशो कैन बी मेंटेन, ताकि ये जो दोनों रेशोज हैं ये मेंटेन हो पाए, यानी कि बैलेंस बना रहे, रिस्क डाइवर्सिफाई हो पाए। तो ये थी बेंजामिन ग्राहम की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आने वाली वीडियो में हम वॉरेन बुफे की भी करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।